हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारी जो ये वीडियो है ये 100th वीडियो है इस चैनल की। तो सबसे पहले तो आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबके सपोर्ट के बाद ये सब सफ़र यहाँ तक पहुँच पाया है। अभी हम मतलब शुरुआत में ही है कह सकते हैं, आगे बहुत लंबी रेस है, बहुत दूर तक जाना है। तो 100th वीडियो है, एक इमोशनल मोमेंट कह सकते हैं, प्राउड मोमेंट कह सकते हैं आप सबके लिए। आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना प्रोत्साहन दिया कि मैं आज 100th वीडियो बना रहा हूं अपने चैनल की। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूं ताकि आपकी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। और आज आप एक और काम करने वाले हैं, क्या आप परसेंटेज का चैप्टर, जो मैंने आपको परसेंटेज की एक वीडियो कराई थी, वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल से हम परसेंटेज का चैप्टर करना शुरू कर देंगे। और परसेंटेज का चैप्टर खत्म करके फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट CISI इंस्टॉलमेंट करके और 2-4 टॉपिक छोटे छोटे बचते हैं, उसके बाद एवरेज, LCM, HCF, ये सब करके हम अरिथमेटिक मैथ्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे 31 मार्च तक। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। मैथमेटिक्स के स्कोर है दोनों, तो मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आके आपको फ्री में हेल्प करता हूँ, पढ़ाता हूँ आप लोगों को। और ध्यान दें कि हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। हम 100 वीडियो में अभी तक टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम का सब टॉपिक है, वर्क एंड वेजेस ये भी कर चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कर चुके हैं, मिक्सचर एलिगेशन कर चुके हैं, एज कर चुके हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन का टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। रेस का एक ही क्लास में हो जाना सब कुछ, 2-3 घंटे की, 3 घंटे की क्लास डलेगी। तो रेस का मैं कभी भी सोच रहा हूँ एक दिन बैठ के संडे को आपको रेस की क्लास प्रोवाइड कर दी जाए, और वो एक क्लास 4-5 साल सफिशिएंट रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये सब टॉपिक कर चुके हैं। और इसके अलावा हम CPO 2020, CPO 2019, CGL 2019 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी हम लोग CGL 2020 के कर रहे हैं। इसके बाद हम CHSL की तरफ जाएंगे, 2020-2019 के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। CGL 2020 की अभी तक मैं आप लोगों को 13 वीडियो दे चुका हूँ। 13 वीडियो में हर वीडियो में 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि अभी तक कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 325 के अराउंड बनते हैं क्वेश्चंस 13 वीडियो में, वो अभी तक हम कर चुके हैं CGL 2020 के क्वेश्चंस। इसके बाद लगभग 7 वीडियोज आपकी रह जाएंगी और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। CGL 2020 में जो क्वेश्चन आपसे मैथ्स के पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो 19 के बाद जब तक चलेंगे, तब तक, जब तक मैं आपके साथ हूं, तब तक आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC के आपको मैं कराने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसके रिजल्ट का, उसके नोट्स का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। कोई रिजल्ट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई वैकेंसी निकले कमीशन की तरफ से, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहती है वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर अपलोड करता हूँ। फेसबुक पे मैं डायरेक्ट लिंक जनरेट कर देता हूँ, ताकि आप लोग सीधा कमीशन की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जो भी नया बंदा हो, इंक्वायरी हो, किसी को email ID पे मेल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो भी चैप्टर मैंने अभी तक कराया, जो भी मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अभी जो इससे पहले CGL 2020 की मैं 13 वीडियोस करा चुका हूँ, वो भी आपको आई बटन पे देखने को मिलेंगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट प्राइस राधा मार्क करे एक बैग पे जिसका कॉस्ट प्राइस 1680 है, ताकि वो प्रॉफिट करे 25% का, मतलब प्रॉफिट अर्न करे 25% का, अलाउ करे डिस्काउंट कितना, 16%। आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है। जब भी डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो और मार्क प्राइस पूछा हो, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। या फिर अगर लॉस में बात हो रही होती, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस दिया होता, यहाँ पे हम 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देते। अभी आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितना है, 1680। मार्क प्राइस आपको बोला है कि निकाल दो, और
100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट की वैल्यू 16, 100 में से 16 गया तो कितना हो गया 84, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ये कितना हो गया 125। आपने देखा ये 20 पे गया तो मार्क प्राइस 125 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2500 रुपये। ये आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और इससे पहले काफी बारी क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ। क्वेश्चन में बोला है क्या कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 और 1 का एक फैक्टर बनेगा। तो आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करी तो आपने यहां से देखा कि यहाँ पे दो फैक्टर बन रहे हैं। क्या, एक तो 2 cos थीटा को अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचा cos थीटा माइनस 2, और यहाँ पे -1 आ गया cos थीटा माइनस 2। तो यहाँ से आपने देखा cos थीटा की दो वैल्यू आ रही है। क्या क्या, एक तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2 और एक cos थीटा की वैल्यू आ रही है 2 वैल्यू होनी सकती है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अभी आपको पता चल गया अगर cos थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। आपने यहाँ पे पुट किया, आपको पता है अगर cos थीटा 1/2 है तो sec थीटा कितना होगा, इसका उल्टा होगा, और tan 60 डिग्री कितना होता है, तो 2 + √3 इज द करेक्ट आंसर। सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद से करना। क्वेश्चन में बोला है ADCBE कौन साइक्लिक। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन साइक्लिक मतलब ये कुछ इस तरह से चल रहा है, मान लो A, और कौन साइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि सर्कल के ऊपर सारे के सारे पॉइंट है, मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे सारे के सारे पॉइंट है, उन सब पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक बोलते हैं आपस में। और इसी क्रम में चलाना है, मतलब इसी सीक्वेंस में आपको चलाना है। जैसे A के बाद कौन सा दिया है D के बाद कौन सा दिया है आपको C के बाद कौन सा दिया है आपको B के बाद आपको कौन सा दिया है E। क्वेश्चन में बोला है क्या, एंगल AEC, मतलब अगर मैं यहां से लेके यहां पे ज्वाइन करूं तो एंगल AEC की वैल्यू आपको कितनी दी है, एंगल AEC की वैल्यू आपको 50 डिग्री दे दी। फिर बोला है आपको एंगल ABD, ये थोड़ा लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। आपको बोला है ABD की वैल्यू आपको कितनी दे दी 30 डिग्री, ठीक है। और आपको बोला गया व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CBD, ये एंगल आपसे पूछा है। देखो इतना आसान क्वेश्चन है ये, इतना आसान, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। आप एक चीज यहां से देख सकते थे, क्या आपने देखा कि यार अगर AC एक कॉर्ड है, AC ने जो एंगल E पे बनाया वही एंगल वो B पे बनाएगी, क्योंकि सेम कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब कॉर्ड क्या है AC जो है सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे सेम एंगल बनाएगी, चाहे वो पॉइंट यहां होता, चाहे वो पॉइंट यहां होता, कहीं भी होता। अब आपने देखा जो एंगल E पे बना वही एंगल B पे बना होगा, तो ABC एंगल जो टोटल एंगल है वो कितना हो गया 50 डिग्री। अब 50 में से ये वाला एंगल 30 हो गया, तो बचा कितना एंगल 20 डिग्री। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो कितना आसान है। आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो आपने देखा x² + y², नीचे कितना आ गया xy, और साइड में राइट हैंड साइड कितना आ गया 2। तो आपने देखा कि अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊं 2xy, और अगर 2xy को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो -2xy। यहां से आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, x - y का होल स्क्वायर = 0। तो ये कितना हो गया x = y, x = y है तो x की जगह आपने y रखा, y - y कितना हो जाएगा आपका 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला दो पाइप A और B एम्प्टी टैंक को भरते हैं कितने टाइम में, 10 घंटे और 16 घंटे में। उनको अल्टरनेटिवली या अल्टरनेटली ओपन किया गया 1-1 घंटा करके, मतलब पहले 1 घंटा A, दूसरे घंटा B, तीसरे घंटा A, चौथे घंटा B, इस तरह से उसको ओपन किया गया। मतलब 1 घंटे में एक ही काम कर रहा है। इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड, और B पहले ओपन किया गया। पहले तो आप लोग ये चीज देखें क्या कि A और B का टोटल टाइम दिया है। टोटल टाइम क्या कि A अगर खाली टैंक को भरे तो 10 घंटे में भर देगा, B अगर खाली टैंक को भरे, उसी खाली टैंक को जो A 10 घंटे में भर रहा है, B कितने घंटे में भर देगा 16 घंटे में। आपको पता है 10 और 16 हमारे पास टोटल टाइम है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 10 और 16 का एलसीएम कितना हो गया 80। ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया, मतलब टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब 1 आवर वर्क, क्यों 1 आवर वर्क क्यों आया, क्योंकि ये आर में यूनिट है। अगर मिनट में होती तो 1 मिनट वर्क आता, डे में होती तो 1 डे वर्क आता। आपने देखा 1 आवर वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम 8 आ गया, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम 80/16 कितना कर दिया आपने 5 आ गया। क्वेश्चन में बोला है दे आर ओपन अल्टरनेटली, वो अल्टरनेटली ओपन किए गए हैं 1-1 घंटा करके। ओपनिंग बी फर्स्ट, मतलब पहले बी को ओपन किया गया। आपने देखा पहले अगर बी ओपन हुआ है तो उसके बाद ए, फिर B, फिर A, तो ऐसे ऐसे चलता जाने वाला है। आपने देखा B ओपन हुआ तो B 1 घंटे में कितना भरता है 5, मतलब पहले घंटे में कितना भरा गया 5 भरा गया। दूसरे घंटे A ओपन हुआ, कितना भरा 13। तो आपने देखा कि 13 भरा जा चुका है 2 घंटे में।
अब बजाय इसके कि आप 5 8 ऐड करते रहो, आपने सिर्फ इतना देखा क्या कि 13 भरा गया 2 घंटे में। अब आप देख लो 13 से नीचे जो है, मतलब 80 से नीचे, सॉरी 80 से नीचे 13 का क्या मल्टीपल है। आपने देखा 80 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो भाई 78 आ जाएगा। 78 कैसे आता है? 78 आता है 6 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 13 6 78 होता है। अब 13 6 78 गया तो आपको 2 6 12 भी करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चली क्या कि 12 घंटे में 78 भरा गया, 12 घंटे में 78 भरा गया। अब नेक्स्ट आर कौन सा होगा? 13th आर। 13th आर मतलब ऑड आर। आपने देखा हर ऑड आर में बी भर रहा है, हर इवन आर में ए भर रहा है आपका। तो आपको पता चल गया कि नेक्स्ट जो आर आने वाला है ना वो 13 आर, मतलब अगले आर जिसने भरना है, किसने भरना है? बी ने भरना है। आपने देखा एक आर में बी कितना भरता है? 5 टाइम वर्क। तो आपने देखा एक आर में बी कितना भरता है? 5। तो एक कितना टाइम में भर देगा? 1/5 में। और आपको भरना कितना है? आपने देखा 78 भरा गया, टोटल भरना था 80, टोटल कैपेसिटी है टैंक की 80, तो भरना कितना रह गया? 2। तो आप देखेंगे कि 2 जो है कितने टाइम में भरा जाएगा? 2/5 में। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई क्या कि 80 जो टैंक की कैपेसिटी है वो 2:2/5 घंटे में भरा जाएगा, 12:2/5 घंटे में भरा जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 12:2/5 हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन बोला है शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आइटम। आपने यहाँ से एक चीज देखी क्या कि आपको कॉस्ट प्राइस सेकंड आइटम का जो दिया वो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम के इक्वल है। आपने क्या किया, यहाँ पे लिख लो आप सेकंड आइटम, ठीक है, सेकंड आइटम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख लो आप फर्स्ट आइटम, ठीक है। तो आपने यहाँ से पहले तो एक चीज देखी कि आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस ना आपने लेट कर लिया कितना? 100। अब कॉस्ट प्राइस आपने लेट कर लिया सेकंड आइटम का, आपको पता चल गया सेकंड आइटम जो है वो लॉस पे बेची गई है। कितने लॉस पे? 10%। अब 100 पे 10% लॉस हो गया, मतलब वैल्यू कितनी रहेगी कॉस्ट प्राइस की? 90%। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 100 का 90% कितना हो जाएगा? 90। या फिर ऐसे कर सकते थे क्या कि आपने देखा लॉस जो है 10% है, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10। अब 10 लॉस हो गया, कॉस्ट प्राइस है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा आपके पास? 90। अब आपको बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इक्वल द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम है ये सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम हो जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है कि पहले आइटम को प्रॉफिट पे बेचा है, कितने प्रॉफिट पे? 20%। तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 100। आपने देखा यहां से कितना आ गया? आपने देखा भाई यहां से आ गया 500/6, ठीक है, 500/6 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपने देखा कि इसमें जो है लॉस हुआ है 10 का, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसमें जो है लॉस हुआ है 10 रुपए का, या फिर माइनस लिख देता हूं मैं, माइनस लिखूंगा ना उससे ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा इसमें जो है 10 रुपए घटे, और इसमें क्या हो रहा है? आपने देखा इसमें सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस घटा रहा हूं तो आप यहां पे देखोगे कि इसमें ना प्रॉफिट हो रहा है। इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आपने देखा इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 100/6 का हो रहा है, मतलब प्लस 100/6। तो आपने देखा कि पहली आइटम में हुआ प्रॉफिट, दूसरी में हुआ 10 का लॉस, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? आपने देखा पहले वाले का आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500/6। दूसरे वाले आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो ये आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस, और पहली आइटम पे आपको इतना प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे इतना लॉस, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास? 100/6 माइनस 10 इंटू 100% कर दो। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया। आपने देखा 100 और 6 अगर मैं कॉमन कर दूं तो -60 हो गया, 40/6 हो गया पहले तो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600 + 500 1100/6 इंटू 100%। तो आपने देखा ये गया, ये आ गया, तो ये 40/11% आ गया, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 3 सही 7/11%, और ये प्रॉफिट है क्योंकि प्लस में आया है। हमने प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस कंसीडर किया, लॉस को माइनस कंसीडर किया। अगर माइनस में आंसर आता तो आपका क्या हो जाता? लॉस होता, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ यही है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लार्जेस्ट 5 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। विच इज डिविजिबल बाय 5 मतलब
5 पे जाना चाहिए, 35 पे भी जाना चाहिए वो नंबर, 39 पे भी जाना चाहिए, 65 पे भी जाना चाहिए। मतलब आपको सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम बताना है, जो कि 5, 35, 39, 65 सब पे कटना चाहिए। पहली बात तो आपने देखा कि अगर वो 5 पे जाना चाहिए, अगर वो 35 पे जाना चाहिए, 39 पे और 65 पे सब पे जाना चाहिए, तो वो इनके एलसीएम पे भी जाना चाहिए। आपने देखा 5 में तो फैक्टर कोई नहीं है, 5 का फैक्टर 5 इंटू 1 होगा, 35 का फैक्टर होगा 5 इंटू 7, 39 का कितना होगा 13 इंटू 3, और 65 का कितना होगा, आपने देखा 65 का जो फैक्टर होगा ना 13 इंटू 5 होगा। तो आपने देखा कि कॉमन कौन कौन से, आपने देखा 5 को निकाल लो, 7 को निकाल लो, 13 को निकाल लो, 3 को निकाल लो, तो एलसीएम जो आया आपके पास किस किस का, 5, 35, 39 और 65 का कितना आ गया। आपने देखा 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देखोगे कि ये 1365 आ जाएगा। मतलब आपके पास एलसीएम आ चुका है 5, 35, 39 और 65 का कितना, 1365। अब 1365 का मल्टीपल होना चाहिए ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर पांचों नंबर पे जाना है, मतलब इनके पांचों के, मतलब अगर चारों नंबर का डिविजिबल होना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर चारों नंबर का डिविजिबल होना है, मतलब इनके एलसीएम का भी डिविजिबल होना है। एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 1365 आ गया। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना है, आपने देखा लार्जेस्ट जो 5 डिजिट नंबर होगा वो 99999 होगा। आपने क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया। आपने देखा कि पहले तो ये ना लगभग लगभग 7 पे जाएगा, 1365 इंटू 7 अगर मैं करूं तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो यहाँ पे 5 5 और 13 क्या 4, तो 9555 आ गया आपके पास। यहाँ से आपने देखा कि 4 4 4 आ गया 9। अब ये कितने में जाएगा, 13 3 39 और 13 चौक 13 तिया, तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करो 1365 इंटू 3, तो आपने देखा कि यहाँ से आने वाला है आपके पास 95 और 40, तो आपने देखा 4095, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, रिमाइंडर जो आपके पास आया वो 354 आ गया। आपने देखा रिमाइंडर 354 आ गया। मतलब अगर मैं 99999 में से, जो कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, अगर मैं इसमें से 354 घटा दूं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, आपके पास वैल्यू जो आई है वो आ जाएगी 54699। मतलब 999,645 इज द नंबर, इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि 5 पे भी कटेगा, 35 पे भी कटेगा, 39 पे भी कटेगा, 65 पे भी कटेगा। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड नंबर आप लोगों के पास आ गया। अब ये रिक्वायर्ड नंबर आ गया, इसके सम ऑफ डिजिट पता पूछा है आपसे, तो 9 9 18 6 24 4 29 5 24 4 28 28 और 5 33, तो 33 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है क्या द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको पता है एपी जब भी बनती है तो वो कैसे बनती है, एक तो होती है फर्स्ट टर्म और फिर एक कॉमन डिफरेंस जो है वो हर बार ऐड होता रहता है, तो वो जो है जाके आपकी एपी बन जाती है। ठीक है, आपको पता है कि एक पी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होता है कि ए जो है वो तो होता है फर्स्ट टर्म, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस डी करके आप ऐड करते रहो तो यहाँ पे आपका एपी बन जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आपको बोला है कि इफ द मेजर ऑफ द, पहली बात तो आपको बोला है क्या एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, मतलब आपको पता है ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं 3, तो आप 3 वैल्यू ले लो। पहले तो आपने क्या किया, ए प्लस डी और ए प्लस 2d ले लिया, और कोई चाहे तो ए माइनस डी ए प्लस डी भी ले सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस डी, यहाँ से देखा कॉमन डिफरेंस डी, तो आपका कॉमन डिफरेंस डी आना चाहिए। आप कोई भी 3 आप सीक्वेंस में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने मान ली ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो आपको बोला गया है क्या, इफ द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 लेस देन दैट ऑफ लार्जेस्ट। आपने देखा ये है स्मॉलेस्ट एंगल, ये है लार्जेस्ट एंगल। आपको इक्वेशन में लेस देन दिया हो, मोर देन दिया हो, कुछ भी दिया हो दोनों में से, आपको मैं दोबारा बोलता हूं, देखो मेरी बात समझना, मैं आपको क्या कह रहा हूं। आप स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में लेस देन मोर देन करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब भी वो यहाँ पे लेस देन दे दे या फिर यहाँ पे मोर देन दे दे, वो कुछ नहीं दे रहा, वो दोनों का डिफरेंस दे रहा है। आपने जो 3 टर्म मानी उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का डिफरेंस आपका कितना आ गया, a प्लस 2d और a, तो आपने देखा डिफरेंस कितने का है, सिर्फ इसका 2d की वैल्यू आपको दे दी कितनी
50 डिग्री। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने जो अपने हिसाब से माना हुआ है ना उसका डिफरेंस देख लेना। 2d की वैल्यू आपको 50 आ गई, मतलब d की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 25 डिग्री दे दी। अब उसके बाद आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, आपको पता है ये है स्मॉलेस्ट एंगल, ये बीच वाला एंगल और ये सबसे लार्जेस्ट एंगल, और तीनों एंगल का सम होता कितना है आप सबको पता है, 180 डिग्री होता है। तो आपने देखा 3a और 3d हो गया, यहाँ पे d की वैल्यू है कितनी, 25 डिग्री। तो आपने देखा इधर हो गया 75 और उधर है 180, तो आपने घटाया तो वहां पे जाके 105 हो गया। a की वैल्यू आपके पास 35 डिग्री आ गई। आपसे पूछा गया फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। आपने देखा a की वैल्यू, लार्जेस्ट एंगल है कौन सा, a + 2d, a की वैल्यू 35 और 2 कॉमन डिफरेंस कितना है, 25। तो आपने देखा 50 में 35 अगर ऐड करो तो 85 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आप बाकी के दोनों एंगल भी निकाल सकते थे। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो कितना आसान है भाई, मैंने ये सारे क्वेश्चन ना रट रट के आप लोगों को कराए हैं एलिगेशन में। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने देखा प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, इतनी। नंबर ऑफ मेल्स जो है इतना इंक्रीज हुए, कितना, 25%। फीमेल जो है नंबर ऑफ कितना इंक्रीज हुई, 15%। पॉपुलेशन पहुंच गई यहां तक। आपने देखा कि पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट कितने का है, आपने देखा 18,428 पॉपुलेशन हो जाती है जब मेल को इंक्रीज किया 25%, फीमेल इंक्रीज हुई 15%। और पहले कितनी थी, इतनी। तो आपने देखा कि नेट इंक्रीमेंट आया कितना, आपने देखा कि इंक्रीमेंट जो आया है वो 3148 आ गया। ठीक है, मतलब पहले जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, जो अभी की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 15,280। अगर फीमेल की पॉपुलेशन 15% बढ़ा दे, मेल की पॉपुलेशन इतनी बढ़ा दे, तो पॉपुलेशन हो जाएगी कितनी, 18,428। मतलब आपका टोटल इंक्रीमेंट कितना आ गया कि 3148 जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब ये जो 3148 है इसमें मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, मतलब पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन में मेल और फीमेल दोनों आ गए। तो आपको पता चल गया कि भाई एलिगेशन में लगाने लगा हूं तो ये वैल्यू तो मैं बीच में रखूंगा। क्यों, क्योंकि ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किस किस को मिलकर बनी है, मेल और फीमेल दोनों को। तो जब दोनों की बात होगी तो हम बीच में रखेंगे, मेल और फीमेल की अलग अलग बात होगी तो हम इन्हें साइडों में रखेंगे। कैसे, आपने देखा नंबर ऑफ मेल जो है इंक्रीजेस बाय 25%। तो आपने देखा कि 15,280 का 25% कितना हो जाएगा, ये गया 4 पे और ये कितने पे जाएगा, आपने देखा पहले गया ये 3820। तो आपने देखा 3820 सॉरी 3820 जो है मेल इंक्रीज हुए, फीमेल कितनी इंक्रीज हुई, अब ठीक है। तो आपने देखा मेल कितना इंक्रीज हुआ है, 3820। आप फीमेल देख लो कितनी इंक्रीज हुई, आपने देखा 15,280 जो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है, इसका 15% कितना हो गया। तो आपने देखा ये गया 3 पे, ये गया 20 पे, यहाँ से 0 गया और ये कितना आ जाएगा आपका 764। और 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई दूं इसको तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2292 आ जाएगा। तो फीमेल कितनी इंक्रीज हो गई, इतनी। तो अब आपका एलिगेशन लग चुका है। अब आप डिफरेंस देखें, 3820 में से 3148 अगर मैं घटाऊं तो नियर अबाउट 672 आ जाएगा। और 3148 में से 2292 अगर जाए तो 6 और 5 और 8 आ जाएगा। तो ये आ गया मेल और फीमेल का रेशो। अब आप देखो ये 8 पे जा रहा है क्लियरली, ये आ गया 107 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 8 और 4। तो आपने देखा मेल और फीमेल का जो आपने रेशो निकाल लिया कि मेल और फीमेल का जो रेशो है टोटल पॉपुलेशन में विलेज की वो कितना आ गया 107 रेशो 84। अब आपने देखा रेशो के हिसाब से अगर मैं टोटल करूं तो कितना आ गया 191। और पॉपुलेशन है कितनी वास्तव में, पॉपुलेशन है 15,280। ये देख लेना एक चीज की इफ के बाद कंडीशन लगी है, मतलब अगर ऐसा होता तो पॉपुलेशन ऐसी हो जाती। तो वास्तव में जो पॉपुलेशन है आपको यही कंसीडर करनी है कि 15,280 जो है पॉपुलेशन है। ठीक है, आपने देखा एक की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा एक की वैल्यू पूरी 80 आ गई। आपसे पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल का डिफरेंस पूछा है। तो आपने देखा टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल की रेशो के हिसाब से कितनी आ गई 191 की वैल्यू कितनी होगी 15,280 जो कि क्वेश्चन में दिया, एक की वैल्यू 80 हो गई। अब आपसे डिफरेंस पूछा है, आप रेशो का डिफरेंस देखो कितना, रेशो का डिफरेंस है 23। तो 23 की वैल्यू निकाल लो, 23 8 जा कितना होता है 1840।
1840 इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके। आप ना यहाँ पे देखो, पहले तो ये चीज ए और बी है, ये आपने इनकम का कॉलम बना दिया, सॉरी रो बना दी, इनकम की रो बना दी, मतलब इनकम का खाना बना दिया, ऐसा कह लेना यार, ज्यादा बड़ा वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको पता है क्या, रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए और बी आपको कितनी दे दी, इतना, और मंथली एक्सपेंडिचर का रेशो दे दिया इतना। आपने क्या किया, आपको यहां से पता चल गया कि इनकम ऑफ ए जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ बी के इक्वल है। मतलब अगर आप यहां पे देखो कि ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के इक्वल होने वाली है, तो आप ना 4 की वैल्यू कुछ ऐसा मान लें जो कि 8 पे जाती हो। आपने देखा कि यार अगर 4 होना है ना, तो आप यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500 लेट कर लो। आपने ना लेट कर लिया कि इनकम ऑफ ए जो है वो 400 है और इनकम ऑफ बी कितनी है, 500 है। क्यों करा आपने ये लेट, आपने देखा कि बाद में जो है ना वो 8 रेशो के इक्वल होना है, तो 8 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू 50 और 3 की वैल्यू 150 आ जाएगी। तो मेरा मानना ये सही है कि इनकम ऑफ ए अगर एक्सपेंडिचर ऑफ बी के इक्वल करना है और बाद में इनको 3:8 में जब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 3:8 एक्सपेंडिचर जब दोनों का लिखना पड़ेगा, तो 8 के मल्टीपल में कुछ ए की इनकम लिख दो। तो 8 के मल्टीपल में ए की इनकम कितनी मैंने लिख दी, 40 भी लिख सकता था वैसे मैं, पर मैंने 400 लिख दी। मेरा दिल उदार है, मैंने 400 लिख दी, ठीक है। आप 40 से भी कर सकते थे, अगर आप इसको 40 लेट करते तो बी की इनकम कितनी आ जाती, 50 आ जाती, तो उससे भी हो जाता। बाकी अभी के लिए आप क्या माने कि इनकम ऑफ ए हमने 400 मान ली, तो इनकम ऑफ बी कितनी होगी, 500। अब इनकम ऑफ ए जो है एक्सपेंडिचर ऑफ बी के इक्वल है, तो आपने देखा कि एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आ गया, 400 आ गया। अब आपने देखा कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 3:8 है। आपने देखा 8 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू 50 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई, ठीक है। मतलब अब आपके पास इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी आ चुका है। आपसे पूछा है सेविंग का रेशो। आपको पता है सेविंग होती क्या है, सेविंग जो होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। आपने ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर घटाया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 250। आपने बी की इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर घटाया, वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो सेविंग का रेशो आ जाएगा आपके पास 5:2। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। पहली बात तो आप यहां पे देखो कि ये सर्कल को पहले तो कंप्लीट कर देता हूं मैं। ड्राइंग देख के आप मेरी खुश हो रहे होंगे कि मेरी ड्राइंग जो है इतनी गंदी है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं इस सर्कल का सेंटर होगा। आपने क्या किया, पहले तो आपने रेडियस ड्रॉ कर ली, ठीक है, और ये हो गई रेडियस ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि 2 सर्कल है, एक की रेडियस 18 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 16 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉमन कोड जो है, मतलब ये जो है कॉमन कोड है, इसकी पूरे की लेंथ कितनी है, 20। तो आपने क्या किया, दोनों सेंटर को जब ज्वाइन किया, तो जब दोनों सेंटर को ज्वाइन करेगा तो इस लेंथ ऑफ कॉमन कोड के मिड पॉइंट से होती हुई गुजरेंगी। अगर मिड पॉइंट से होती हुई गुजरेंगी तो ऊपर भी 10 रह गई और नीचे भी 10 रह गई, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉमन कोड जो है, सेंटर को अगर दोनों के ज्वाइन करें तो कॉमन कोड को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, ये 16 ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। आपने देखा ये 18 ये 10, तो 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ क्या कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर मैं 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करूँ, तो आपने देखा 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, ये कितना हो गया 224, और 224 जो है ना वो 16 का मल्टीपल होता है, तो 16 × 14 होगा। ये 16 को बाहर निकालूंगा तो 4 × 14, मतलब 4 × √14 आपका एक वैल्यू आ गई। मतलब ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल ही होगी, 4√10 तो वैल्यू है ही नहीं। और अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि प्लस ही होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब इसकी पूरे की आपसे लेंथ पूछी है।
इतने की लेंथ आपके पास 4√14 आई, तो आपको प्लस करनी पड़ेगी ना बाकी वाले की, माइनस तो नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ये ऑप्शन भी गया, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे निकालना हो तो आप देख लेना, 256 में से 100 गया तो कितना आ गया 156, और 156 जो होता है वो कितना होता है 4 × 39, तो 2√39 आ गया। तो 4√14 प्लस 2√, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आई है वो 4√14 आ गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आई है वो कितनी हो गई 2√39। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। कॉट थीटा, आपको पता है कॉट होता क्या है, आपको पता है कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू दे दी आपको, परपेंडिकुलर 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपको 17 आ गया। अब कॉस थीटा में आपको क्या पता है, आपको पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज करना है। साइन थीटा में आपको पता है क्या करना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बोला है वॉल्यूम ऑफ वॉल हुज हाइट इज 10 टाइम्स इट विड्थ। तो आपने देखा हाइट जो है वो 10 गुना है किसके, विड्थ के, और लेंथ जो है वो 8 गुना है हाइट के। मतलब विड्थ के कितने गुना है, आपने देखा हाइट जो है 10 गुना ऑफ विड्थ, तो 80 गुना ऑफ विड्थ के इक्वल है। वॉल्यूम कितना दे दिया आपको, वॉल्यूम दिया है 1.2 मीटर क्यूब। आपने देखा वॉल्यूम जो है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ब्रेड्थ को आप लोग विड्थ भी बोल देते हैं। ठीक है, आपने देखा लेंथ की वैल्यू कितनी है, आपने देखा विड्थ का तो क्यूब आ गया, और ये हो गया 512, और 800 तो था ही, यहाँ पे आपने डेसिमल हटाया तो बाय 10 किया तो 8000 हो गया। विड्थ आपको पता चल गई 8000 का, अगर आप क्यूब रूट करेंगे 20 आ जाएगा, 512 का क्यूब रूट करेंगे 8 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये गया 4/10, तो विड्थ जो है आपकी 0.4 मीटर आ गई। अगर विड्थ 0.4 मीटर है तो हाइट कितनी होगी आपके पास 4 मीटर। हाइट अगर 4 मीटर है तो लेंथ आपके पास कितनी होगी 8 × 4, जो कि कितनी हो जाएगी आपकी 32 मीटर। अब आपके पास लेंथ आ गई, हाइट आ गई, विड्थ आ गई। क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑन वन साइड, मतलब एक वॉल को पेंट करना है एक साइड पे, मतलब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑन वन साइड एट द रेट ऑफ इतना। आपको पता है क्या कि सरफेस एरिया जो होगा वॉल का, मतलब एक दीवार का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। आप कभी अपने रूम में भी इमेजिन करें, आप रूम में इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे जहां पे भी आप बैठे हैं दीवार आपको सामने ऐसे दिख रही होगी। ये जो होगी ये तो दीवार की हाइट होने वाली है, मतलब ये जो है दीवार इतनी तो खड़ी है, ये तो हाइट है, और ये होगी लेंथ। तो आपके पास सरफेस एरिया वॉल जो आएगा लेंथ इंटू हाइट आ जाएगा। तो लेंथ कितनी है 32, हाइट कितनी है 4, तो 32 × 64, और 64 दूनी 128, मतलब सरफेस एरिया कितना आ गया आपके पास 128 मीटर क्यूब। आपको बोला है क्या कि कॉस्ट बताइए कितना गएगा, मतलब कॉस्ट कितनी लगेगी पेंटिंग की, अगर 100 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट है। आपने देखा 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, आपने देखा 100 रुपये, तो 128 मीटर स्क्वायर जो कि सरफेस एरिया ऑफ वॉल है जिसको पेंट करना है, तो इसमें कितने पैसे लगेंगे 12,800 रुपये। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। वैसे कोई बंदा आगे कहेगा कि सर एक बारी तो आपने चलो मान लिया कि यार लेंथ थी, अब ये भी तो कह सकते थे कि मैं अगर दूसरी वाली वॉल देखूं तो उसमें तो ब्रेड्थ काउंट होगी, मतलब विड्थ काउंट होगी, किसके साथ, हाइट के साथ। आपको पता है क्या कि सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जब हम किसकी बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो ये कितना होता है 2HL+B, मतलब 2 हाइट लेंथ 2 हाइट ब्रेड्थ। अगर मैं 4 वॉल्स की बात करता हूँ किसी कमरे के अगर मैं 4 वॉल्स की बात करता हूँ तो 2 वॉल तो ऐसी होती हैं जिनका सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है लेंथ इंटू हाइट, पर 2 वो भी तो होती हैं जिनका सरफेस एरिया ब्रेड्थ इंटू हाइट या विड्थ इंटू हाइट होता है। वो क्यों नहीं आपने कंसीडर किया। तो भाई मेरे विड्थ अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे 1.6 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको पेंट करने का खर्चा आपके पास कितना होगा, आपने देखा 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 100 रुपये है, तो 1.6 मीटर स्क्वायर जो कि सरफेस एरिया आएगा, अगर मैं हाइट इंटू ब्रेड्थ मतलब विड्थ, तो हाइट इंटू विड्थ करूंगा तो 1.6 मीटर स्क्वायर जो कि सरफेस एरिया आएगा, तो इसको पेंट करने का खर्चा 160 रुपये सिर्फ, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए नहीं लिया था इसको। समझ गए होंगे बात।
पुर्जा पुर्जा खोल देंगे यार क्वेश्चन का, आप टेंशन मत करना बस, ठीक है। आपने देखा बोट कैन गो अपस्ट्रीम, बहुत आसान, मतलब इससे आसान क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में आए नहीं थे आज तक कभी, जितने आसान क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा बोट एंड स्ट्रीम में, मतलब ये क्वेश्चन जो आया है इसमें क्या बोला है, बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम। आपने देखा 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, कितना टाइम लगा, आपने देखा भाई 45 मिनट लगे। फिर आपने देखा कि 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कितना टाइम लगा, 25 मिनट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बताना है कि भाई 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए वो कितना टाइम लेगा। अगर मैं अपस्ट्रीम के डिस्टेंस को कैंसिल कर दूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने अपस्ट्रीम का डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल बनाया है। क्योंकि अगर मैं अपस्ट्रीम का डिस्टेंस इक्वल बना दूं और फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों को आपस में, तो आप देखोगे अपस्ट्रीम का डिस्टेंस तो कैंसिल ही होगा, डाउनस्ट्रीम का बचा सिर्फ। अभी देखना कैसे। आपने देखा कि 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितना टाइम में जा रहा है, 50 मिनट में। मैंने क्या किया, दोनों जो इक्वेशंस है, मतलब पहली वाली इक्वेशन, मतलब ये पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपने देखा 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम 5 किलो डाउनस्ट्रीम कैंसिल हो गया। आपने देखा 2.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो है कितने टाइम में ट्रेवल हो रही है, आपने देखा 10 और 7.5 का सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर, तो 50 मिनट, और 45 मिनट का कितना हो गया, 5 मिनट। मतलब 50 और 45 मिनट का डिफरेंस कितना, 5 मिनट, और 10 और 7.5 किलोमीटर का डिफरेंस 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर जो है 5 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। तो 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो कितना आपने देखा 2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने मिनट में ट्रेवल करेगा, 2। आपसे पूछा 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बताइए, तो 12 मिनट में कर देगा। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री का तो बिल्कुल लेवल गिर दिया एसएससी ने इस टाइम, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो सिर्फ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, सब्ट्रैक्शन एडिशन पे। तो हमने देखा 3 थीटा और यहाँ पे आ गया 36, तो थीटा की वैल्यू आपके पास 12 डिग्री आ गई। आपसे पूछा है ये, तो थीटा अगर 12 है तो 5 थीटा कितना हो गया, 60 सेक। 5 थीटा 60/2 कितना हो गया, 30। तो आपने देखा 1, और कोट 60 कितना होता है, 1/√3, और सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3। तो आपने देखा 3/√3 की वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है 3/√3, तो 3/√3 ये हो जाएगा √3/3, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो कितना आसान है। आपने किया स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपने देखा √x का स्क्वायर कितना होगा, ए आपने मान लिया क्या, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो a² + b² माइनस 2ab, और इधर कितना हो गया, √7 का स्क्वायर। तो आपने देखा ये कितना आ गया, x + 1/x माइनस 2 की वैल्यू 7 आ गई, तो x + 1/x की वैल्यू 9 आ गई। तो x² + 1/x² की वैल्यू पूछा है, अगर x + 1/x a है तो x² + 1/x² कितना होता है, a² माइनस 2, 79 आ गया। ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने देखा प्रिंसिपल आपको दे दिया इतना, रेट दे दिया इतना, टाइम दे दिया इतना, आपको बोला है कि भैया इंटरेस्ट बता दो टोटल कितना हुआ, कंपाउंडेड ईयरली पे बात हो रही है। आपने देखा प्रिंसिपल कितना, 30,000, तो पहले साल जो इंटरेस्ट होगा वो खाली प्रिंसिपल पे होगा। तो आपने देखा 30,000 का 15% कितना हो गया, सबको पता है 30,000 का 15% हो गया 4500। अब आपने देखा टाइम जो है ना वो 2 साल और 2/3 साल है, मतलब टाइम जो है वो 1 साल पूरा, फिर 1 साल पूरा, फिर अगला साल पूरा नहीं है, 2/3 साल है, मतलब अगले साल का 2/3 साल है। मतलब कितना कह दोगे आप कह दोगे इसको 8 महीने हैं अगले साल के, ठीक है। तो मैंने ईयर में बात करी, मैंने 2/3 दिख लिया। अब आपने देखा रेट पहले साल कितना रहेगा, 15%, दूसरे साल भी 15% रहेगा, तीसरे साल 15% का 2/3 हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल की तो बात हो ही नहीं रही,
लास्ट वाला जो ईयर है, थर्ड ईयर जो है, पूरा साल थोड़ी है, वो 2/3 है, तो रेट भी 2/3 हो जाएगा। तो आपने देखा अगले साल भी 15% है, तो आपने क्या किया, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लिखा, तो 30,000 का 15% 4500, फिर जो इंटरेस्ट था इसका इंटरेस्ट लिखा, तो 4500 का 15% आपके पास कितना आ जाएगा, 675। फिर अब आपने देखा क्या कि अब जो है 10% रेट काउंट होना है, क्योंकि 2/3 साल की बात हो रही है, तो 15% का 2/3 कितना हो गया, 10%। तो आपने देखा 30,000 प्रिंसिपल का लिखो पहले तो इंटरेस्ट, तो आपने देखा प्रिंसिपल 30,000 है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 3,000। अब आपने देखा कि ये वाला इंटरेस्ट आया था, ये इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, 9,000। 9,000 का 10% लिख लो, तो आपने देखा कि ये 900 हो गया। और फिर 675 का इंटरेस्ट लिखो, तो 675 का जब आपने इंटरेस्ट लिखा तो आपने देखा कि 10% कितना हो जाएगा, 675 का 67.5। अब आपने इसको जोड़ा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। ये इंटरेस्ट आपका आया 15% पे, इतने साल बाद, इतने प्रिंसिपल पे। तो यही आपसे पूछा था। क्वेश्चन में बोला है क्या एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉय इतना। 2 ऑफिसर है जो 90,000 रुपये ले रहे हैं, 8 सुपरवाइजर है जो 65,000 रुपये ले रहे हैं। देखिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ये चेक किया कि 2 ऑफिसर की सैलरी कितनी है टोटल, तो आपने देखा एवरेज इंटू 2, आपने देखा ऑफिसर कितने हैं, इतनी, तो सम ऑफ सैलरी ऑफ 2 ऑफिसर कितना आ जाएगा, एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑफिसर। उसके बाद टोटल सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, 8 सुपरवाइजर, कितनी है टोटल सैलरी, इतनी। अब बचा क्या, सम ऑफ सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये तो आ गया सम, ये सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, सम ऑफ सैलरी ऑफ, अच्छा यहां पे फैक्ट्री कर लेना भैया, यहां पे फैक्ट्री होगा। ठीक है, तो ये जो आया आपके पास क्या है, सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री। ठीक है, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, आपने देखा 60 एम्प्लॉयज हैं। अब सम के बाद आपने नंबर लिख दिया, मतलब सम को डिवाइड किया नंबर से, तो आपके पास एवरेज आ गया। एवरेज की वैल्यू कितनी है, इतनी। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करो, तो आपने देखा 1,80,000 और 65 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1,30,000, 13 चौक 52, तो 5,20,000 आ गया। और इसको आपने x मान लिया और 29900 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, कर देते हैं। तो आपने देखा 29900 को अगर मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कितना, 17,94,000। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने 17,94,000 में से 5,20,000 माइनस किया पहले तो, फिर आपने माइनस कर दिया 1,80,000। तो आपने देखा कि x जो है, जो कि सम ऑफ सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय आया, वो कितना आया, 10,94,000। 10,94,000 आया है। ठीक है, 10,94,000, 10,94,000 आ गया। अब ये क्या आया, सम ऑफ सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय। अब आपको बताना है एवरेज, तो एवरेज को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब सम को डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, नंबर ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय है कितने, 60 में से 2 ऑफिसर हो गए, कितने रह गए, 58 में से 8 सुपरवाइजर हो गए, तो आपने देखा 50 बचे। तो 50 को डिवाइड कर दो इससे, तो आपने देखा 21,880 जो है वो एवरेज सैलरी हो गई रिमेनिंग एम्प्लॉयज की। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल एट बी, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल एट बी है। पी और क्यू 2 पॉइंट है, किस पे, ए बी और बी सी पे। तो पी पॉइंट आप कहीं यहाँ मान लो और क्यू पॉइंट कहीं आप यहाँ मान लो। ठीक है, ए क्यू की लेंथ आपको दी है, ए क्यू की लेंथ है जो आपके पास, वो कितनी दे दी आपको, 11 सेंटीमीटर। फिर आपको पी सी की लेंथ दे दी,
पीसी की लेंथ कितनी दे दी आपको, आपको बोला कि पीसी की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एसी की लेंथ दे दी आपको, आपसे पूछा भैया पीक्यू की लेंथ बता दो। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दिल थाम के बैठना। एक चीज ये है कि इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसी कोई चीज आपको दी जाएगा, क्या आपको दिया जाए, क्या आपको बोला जाए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक परपेंडिकुलर पे पॉइंट है और एक आपके पास बेस पे पॉइंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए को आपने बेस के पॉइंट के साथ मिला दिया, पी को आपने ए को आपने बेस के पॉइंट के साथ मिला दिया और सी को आपने परपेंडिकुलर के पॉइंट के साथ मिला दिया और आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे दी और दो लेंथ ये वाली दे दी, ए क्यू और पी सी, और आपको बोला है क्या पी क्यू की लेंथ बताओ। तो आप याद रखना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और पी और क्यू में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर पी सी का स्क्वायर, ये रिलेशन है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने देखा ए क्यू का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो गया 121, पी सी 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 13 का स्क्वायर जो कि ए सी का स्क्वायर है 169। तो आपने देखा कि भाई 121 में से 105 गए तो कितने रह गए 16। तो पी क्यू जो है वो अंडर रूट 16 हो गया। तो वैल्यू कितनी होगी +-4। लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो -4 जो है वो कट गया, +4 आएगा। +4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 185 और 185 जब इसमें जाएगा तो सही है। ठीक है, इसके बाद अब डीआई शुरू हो रही है। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस इन इंस्टीट्यूट सी एंड डी। सी और डी में कितने स्टूडेंट है, आपने देखा ये 84 स्टूडेंट है। तो 84 का आधा 42। अब रुको, टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इन इंस्टीट्यूट ए और ई। तो हमने देखा 7 पंजे 12 और 112 हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 28 पे जा रहा है, 3:4, 28 दूनी 56। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग 250 रुपए और उससे ज्यादा। आपने देखा पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है कितने, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 50 है। वैल्यू किस पे निकालनी है, 50 बंदों पे। किसकी निकालनी है, 250 से ज़्यादा जो अर्न करने हैं। आपने देखा 400 से कम जो अर्न कर रहे हैं वो कितने हैं, 50। और उसमें से 50 में से ऐसे लोग हैं जो 26 लोग ऐसे हैं जो 250 से कम अर्न कर रहे हैं। तो 50 में से अगर मैं 26 घटाऊं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 24। अब ये जो 24 वैल्यू आई है मेरे पास, ये ऐसे बंदे हैं जो 250 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या किया, जो 400 से कम अर्न कर रहे थे वो कितने बंदे थे, 50। अब उन्हीं 50 में 26 बंदे ऐसे हैं जो 250 से कम अर्न कर रहे हैं। तो मैंने 50 में 26 घटाया जिसकी वैल्यू 24 आई। तो 24 एक ऐसी वैल्यू है जो 250 से ज़्यादा बंदे अर्न कर रहे हैं। मतलब 250 से ज़्यादा जो कमा रहे हैं वो बंदे कितने, 24। तो 48% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुज इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स आर। आपने देखा यहाँ पे यूनिट डिजिट ना हर एक का अलग है। 8 है, 3 है, 4 है, 1 है ऑप्शन का। तो अनुज के मार्क्स आप पूरा तो क्या कैलकुलेशन करेंगे, आपने 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, में 4 जोड़ा 23, 3 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो 303 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको इस क्वेश्चन में ना। तो 303 इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, किसके पूछे हैं, अनुज के पूछे हैं। 80, 55, 68, 66, 84, 8, 14, 18, 5, 23, क्या बोला है, द टोटल मार्क्स ऑफ इतना ऑब्टेन्ड बाय है। ओके, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये मार्क्स नहीं दे रखे। क्वेश्चन में बोला स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट। मतलब ये परसेंटेज दे रखा है आपको, ये मार्क्स थोड़ी दे रखे हैं। तभी मैं सोचूं इतना आसान यही कैसे दे दिया भाई। ठीक है, तो आपने देखा टोटल मार्क्स कितने, 75। 75 का जो 80% हो गया, 80% कितना होगा, 4/5। तो आपने देखा 15 चौक कितना हो गया, 60। मतलब यहाँ पे कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए, 60। 55 का
80 का 55% कितना हो गया? तो आपने देखा ये गया 4 पे, ये गया 5 पे और ये गया 11 पे। तो ये कितने नंबर हो गए? 44। 100 का 68% 68 और 50 का 66% कितना हो जाएगा? 33 और 150 का 84% कितना हो जाएगा? और 42 3 दूनी 6 12 126। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो तो आपने देखा यहाँ से कितना आ गया। अब यूनिट डिजिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 में 8 जोड़े, 8 6 8 4 12, 12 में 3 जोड़े 15 और 6 21। तो यूनिट डिजिट 1 मतलब 331 इज द राइट आंसर। या फिर जोड़ के देख लो 104 104 172 172 में अगर मैं 159 जोड़ूं तो आप देखेंगे कि 331 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये परसेंटेज था। शुक्र है मैंने इसका ऑप्शन जो है वो चेक कर लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है आप सबके साथ। क्वेश्चन बोला था टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित इन सब्जेक्ट ए बी एंड सी। अमित कौन है? ये है। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विक्रम इन बी सी डी एंड ई। अच्छा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा 75 का 64% कितना होगा? 75 का 64% हो जाएगा 3, ये गया 4 पे और 16 3 48, मतलब ये मार्क्स हो गया 48। 80 का 65% कितना होगा? आपने देखा 80 का 65% हो जाएगा 52। लेट मी चेक अगेन। 80 का 65% हो जाएगा 52। ठीक है, और 100 का 80% कितना हो जाएगा? 80। अब आपने देखा 100 का 73% 73 मार्क्स हो जाएंगे। 80 का 70% कितना होगा? 56। 8 7 जा 56 और इसका कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स हैं, 84%। तो आपने देखा आधा हो जाएगा 84 का कितना? 42 मार्क्स। और 150 में 86% कितना होगा? 3 2 43, 43 इंटू 3 कितना हो गया? 129। तो आपने देखा कि विक्रम ने बी सी डी ई कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? तो 56 में 73 जोड़ा, फिर 42 और 129, तो टोटल कितना आ गया? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड 56, ये आ गया 300। ठीक है, और अमित ने ए बी सी में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड करे? तो आपने देखा 1 8 5 13 132 हो गया और 180 हो गया। तो अमित ने एबीसी में 180 मार्क्स ऑब्टेन्ड करे। क्वेश्चन में बोला है अमित के मार्क्स कितने कम है विक्रम के मार्क्स से। तो आपने देखा कि 120 मार्क्स कम है। पूछा किस पे? विक्रम के मार्क्स पे पूछा। तो ये हो गया लगभग 40% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में मजा आएगा। अच्छे क्वेश्चंस थे इस वाले शिफ्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हूँ, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज और जो भी क्वेश्चन आपको HW में दिए फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।